आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में आपके साथ में हूं प्रीति बिष्ट। तो कोरोना को लेकर खबरें हम आपको बताएंगे। तो बड़ी खबर जो इस वक्त लखनऊ से आ रही है, यहां कोरोना का एक और मरीज मिल गया। कुल मिलाकर अब 4 मरीजों की संख्या लखनऊ में हो गई है। तो ये कह सकते हैं कि कोरोना का चौथा मरीज राज्य की राजधानी लखनऊ में मिला है। गोमती नगर के विशाल खंड में नया मरीज मिला है। लंदन से आया था व्यक्ति जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। तो इसके सैंपल रिपोर्ट भेजे गए थे, जो कि रिपोर्ट अब आई, उसमें पॉजिटिव पाया गया है। ये शख्स अब केजीएमयू में से भर्ती करा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां कुल अब 18 तक आंकड़ा पहुंच चुका है, जबकि राजधानी लखनऊ में ये कोरोना का चौथा मामला है। तो गोमती नगर के विशाल खंड में नया मरीज मिला है जो लंदन से लौटे थे और फिलहाल अब केजीएमयू में भर्ती करा दिया गया है। तो कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब उत्तर प्रदेश में बढ़कर 18 तक पहुंच गई है। और पूरे देश की बात करें तो इस वक्त देश में कोरोना पॉजिटिव की तादाद हो गई है 168। दुनिया में इस महामारी से 8000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ये महामारी का रूप लेती जा रही है। इसी को लेकर आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। कोरोना को लेकर रात 8 बजे पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो कोरोना वायरस के कारण बने हालात और इससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों और सरकार की तैयारियों को लेकर बात करेंगे। मंगलवार को पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से उपजे हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें तैयारियों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। भारत में कोरोना की दस्तक से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ चुके थे। कोरोना से निपटने के लिए सरकार की तरफ से समय समय पर जरूरी तैयारियां कर ली गईं, जिसका नतीजा है कि बाकी दुनिया के मुकाबले भारत अब तक कोरोना पर काफी हद तक काबू पाता दिख रहा है। कोरोना के खिलाफ भारत की युद्ध स्तर पर की गई प्रभावी तैयारियों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की थी। हफ्ते भर पहले दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना के बढ़ते मरीजों के आंकड़े देखें तो कोरोना से निपटने में भारत की तैयारी काफी बेहतर दिख रही है। चीन के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इटली की बात करें तो वहां पहले हफ्ते में 3 केस सामने आए। 5वें हफ्ते तक ये संख्या बढ़कर 21,157 हो गई थी। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित तीसरे देश ईरान की बात करें तो वहां पहले हफ्ते में 2 पॉजिटिव केस आए थे, तो 5वें हफ्ते में 12,729 केस पॉजिटिव पहुंच गए। भारत में पहले हफ्ते में 3 पॉजिटिव केस सामने आए। 5वें हफ्ते तक ये संख्या महज 150 के करीब थी। वुहान से लेकर ईरान तक विदेशों में फंसे सैकड़ों भारतीयों को स्वदेश लाया गया। आइसोलेट करके उनकी निगरानी की जा रही है। 14 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर वापस लौट भी चुके हैं। साफ है कि पीएम मोदी की लगातार सक्रियता और सतर्कता के कारण देश भी समय पर सतर्क हो गया और इस महामारी को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। माना जा रहा है कि आज रात पीएम देश को संबोधित करेंगे तो सतर्कता और साफ सफाई के संदेश को फिर से दोहराएंगे, क्योंकि सतर्कता में थोड़ी सी भी ढील दी गई तो स्थिति भयावह होने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो केंद्र की तरह राज्य की योगी सरकार भी कोरोना को मात देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और जनता के लिए वीडियो संदेश बाकायदा मुख्यमंत्री ने जारी किया है, जिसमें लोगों को बताया है कि कैसे हम कोरोना से लड़ सकते हैं और साथ ही लोगों से यह भी कहा है कि धैर्य रखें, धीरज रखें, किसी भी तरह की हड़बड़ी में ना आए। उन्होंने कहा कि सरकार मुश्किल के इस वक्त में आपके साथ खड़ी है। मेरे प्रदेशवासी भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। ये एक संक्रामक बीमारी है। केंद्र और प्रदेश की सरकार कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए, उसके बचाव और उपचार के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में इस देश से सभी 75 जनपदों में हम लोगों ने 1268 बेड आइसोलेशन वार्ड के रूप में आरक्षित किए हैं, जहां पर कोरोना वायरस से पीड़ित सभी लोगों को उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लेकिन उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है। कोई संक्रमित व्यक्ति है, वह किसी परिवार में रह रहा हो या फिर
किसी होटल में, किसी क्लब में या किसी सार्वजनिक स्थल पर हो, तत्काल उसे स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को सूचित करते हुए आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। हाथ धोने की व्यवस्था, बार बार हम हाथ धोएं, किसी भी ऐसे वस्तु को न छुएं जिससे संक्रमण बढ़ सकता हो और जिसके कारण कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में आए। आवश्यक सावधानी बरतने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं और न केवल बच सकते हैं अपितु एक बड़े समुदाय को भी इसकी चपेट में आने से रोक सकते हैं। आइए हम सब मिलकर के कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही देश और दुनिया की मुहिम में प्रदेश सरकार के इस अभियान में हम सब भी सहभागी बनेंगे। इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं। भयभीत होकर के नहीं, बल्कि सावधानी और सतर्कता से हम कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त करेंगे। तो जहां सरकार अलर्ट है और मैसेज भी दिए जा रहे हैं समय समय पर, वहीं अस्पताल प्रशासन की बात करें तो कहीं कहीं लापरवाही सामने आई है। मामला ऋषिकेश एम्स का है, जहां से कोरोना का एक संदिग्ध मरीज भाग गया और वो भागकर गंगा घाट पर बने आस्था पथ पर पहुंच गया। वो काफी देर तक वहां बैठा था। कुछ लोगों ने इसकी सूचना जब प्रशासन को दी, तब जाकर अस्पताल प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचे और दोबारा इस मरीज को पकड़कर अस्पताल ले आए। तो विदेशी है जिसमें कोरोना के लक्षण थे, इसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, लेकिन ये अस्पताल कर्मियों को या कहें कि उनकी लापरवाही का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। तो गंगा घाट की तस्वीर है जहां ये कोरोना का संदिग्ध मरीज काफी देर से बैठा हुआ था। विदेशी है नागरिक, तो लोगों ने इसकी सूचना दी, तो इसके बाद टीम मौके पर पहुंची। देखिए कि कोरोना का संदिग्ध है तो आप तुरंत ऐसा नहीं कि आप पास जाकर इसे पकड़ लेंगे। पुलिस की टीम भी है और साथ में डॉक्टर भी नजर आ रहे हैं जो काफी संभल कर उसे अपने साथ दोबारा अस्पताल लेकर गए। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे सुनते हैं। कार्ड प्रणाली था, उस व्यवस्था को परिवर्तन करने में हम काफी हद तक सफल भी हुए। उसी को लेके जो सबसे बड़ा हमारा प्रयास रहा वो कि 2014-15 में जो प्रति व्यक्ति आय 42,267 रुपया था, वो वर्तमान में हमने उसको आगे बढ़ा के 70,419 रुपया किया। इस आय प्रति व्यक्ति को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। इसके लिए उद्योग की स्थापना करना पड़ता है, नौकरी आगे बढ़ाना पड़ता है और कौशल विकास के द्वारा प्रयास करके स्किल्ड वर्कर को अलग अलग फैक्ट्रियों में लगाना, ये भी उससे जुड़ा रहता है। किसानों के कर्जा माफ करने के साथ साथ में विभिन्न प्रकार के अनुदान सहित उनको देना ताकि उनका भी आय दोगुना हो और साथ साथ में उनकी उपज का सही खरीदारी हो, डीबीडी के माध्यम से सही खरीदारी हो, उनका उसका पूरा फायदा मिले। ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं और हर एक क्षेत्र में जब हमने काम किया, चाहे वो गरीबों के लिए उनका राशन के प्रणाली में थोड़ा बदलाव लाया। कोरोना को लेकर हर तरफ खबरें भी हैं और सही जानकारी भी है, लेकिन कई बार लोग इतने पैनिक हो जाते हैं कि बड़ा कदम उठा लेते हैं। दिल्ली से खबर आई जहां एक संदिग्ध मरीज, अभी पुष्टि भी नहीं हुई थी कि कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है, उसने खुदकुशी कर ली। तो कानपुर में एक यात्री को सामान्य खांसी आई तो लोग उससे इतना डर गए कि उसे ट्रेन के बाथरूम में बंद कर दिया। जैसे जैसे कोरोना भारत में पैर पसार रहा है, लोगों के बीच दहशत भी बढ़ती जा रही है। जो लोग अभी सिर्फ संदिग्ध हैं, उन्हें भी अपनी जान जाने का खतरा सता रहा है। ऐसा ही हैरान करने वाला एक मामला दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल से सामने आया। यहां कोरोना का एक संदिग्ध मरीज इतना घबरा गया कि उसने अस्पताल की छत से कूदकर जान दे दी। मृतक की पहचान 35 साल के तनवीर सिंह के रूप में हुई है।
वो पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर जिले के सियाना गांव का रहने वाला था। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी से दिल्ली लौटे तनवीर को बुधवार की रात करीब 9 बजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उसने सिर दर्द की शिकायत की थी। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद उसकी थर्मल स्क्रीनिंग हुई और संदिग्ध कोरोना पेशेंट के रूप में उसे एडमिट किया गया था। लेकिन कोरोना का खौफ तनवीर के जिंदगी जीने के जज्बे पर भारी पड़ गया और उसने मौत की छलांग लगा दी। वहीं पब्लिक प्लेस पर कोरोना का ऐसा खौफ दिख रहा है कि अगर किसी को नॉर्मल खांसी और जुकाम भी हो तो लोग झगड़े को तैयार हो जा रहे हैं। दिल्ली से कानपुर जा रही महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन में अजीबोगरीब वाकया हुआ। कोच नंबर A2 में सऊदी अरब से वापस आ रहे मोहम्मद अंसारी नाम के यात्री को खांसी आने पर लोगों ने उसे ट्रेन के बाथरूम में बंद कर दिया। लोगों ने उसे कोरोना वायरस का शिकार बताकर कंट्रोल रूम को जानकारी दी, जिसके बाद कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रेलवे अधिकारियों और डॉक्टर्स की टीम ने यात्री को उतारकर जांच की तो उसे पूरी तरह से सामान्य पाया गया। कानपुर तक आ रहे थे। इनका A2 कोच में बर्थ नंबर 6 पे रिजर्वेशन था कानपुर तक का। इनको कानपुर उतरना था और रास्ते में कुछ यात्रियों को ये संशय हुआ कि इन्हें कोविड-19 है या उसके सस्पेक्ट है। हमें जानकारी मिली, हम अपनी पूरी टीम के साथ, सारे डॉक्टर्स के साथ में विद ऑल प्रिकॉशंस हमने उनको यहाँ पे गाड़ी के आते ही चेक किया और चेक करने के बाद वो नेगेटिव पाए गए। ना फीवर था और ना। मोहम्मद अंसारी ने बताया कि बाथरूम में बंद करने के दौरान वो बता रहा था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उसकी जांच हो चुकी है, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। न्यूज़ 18 भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि जागरूक रहें, सावधानी बरतें, लेकिन कोरोना का खौफ अपने ऊपर हावी ना होने दें। दिल्ली से शालिंद्र वांगू के साथ कानपुर से अमित गंजू की रिपोर्ट। और कोरोना का असर अब धार्मिक स्थलों पर, धार्मिक कार्यक्रमों पर भी नजर आ रहा है। बनारस की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में कोरोना ने बाधा डाल दी है। जिस गंगा आरती को देखने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता था, जिस भव्य गंगा आरती को देखने के लिए दुनिया भर के लोग काशी आते हैं, वो गंगा आरती भी कोरोना के कहर से नहीं बची। कोरोना ने वाराणसी के 2 बड़े धार्मिक आयोजनों पर खलल डाला है। कोरोना की वजह से सुबह बनारस की आरती स्थगित कर दी गई है, तो वहीं प्रसिद्ध गंगा आरती में इन श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगा दी गई। गंगा आरती जो है उसको बंद कर दिया गया है। पब्लिक के पार्टिसिपेशन के लिए ये आरतियां बंद रहेंगी। ये केवल परंपरा का निर्वहन करने के लिए सूक्ष्म तौर से जिसको करनी है वो करे, लेकिन पब्लिक इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ना तो घाट पे कोई करेगा, ना कहीं और अन्यथा करेगा। बहुत अत्यंत आवश्यक होंगे वहीं पे लोग जाएंगे, अन्यथा सूक्ष्म रूप से ऑर्गेनाइजर इसको आने वाले 15 दिन से तक अपने स्तर पे ही ऑर्गेनाइज करें, इसमें भीड़ भाड़ को शामिल न करवाएं। जाहिर तौर पर कोरोना वायरस का असर इन दिनों हर जगह देखने को मिल रहा है, चाहे फिर सार्वजनिक स्थान हो या लोगों की निजी जिंदगी। कोरोना की वजह से हर कोई काफी बचाव के उपाय कर रहा है। इन सब के बीच अब इस वायरस का असर धार्मिक और परंपरागत अनुष्ठानों पर भी बड़े पैमाने पर पड़ रहा है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली नियमित गंगा आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं पर यहां आने से रोक लगा दी गई है। अब अगले आदेश तक दशाश्वमेध घाट पर पहली जैसी गंगा आरती नहीं होगी। लेकिन गंगा आरती में बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानियों के शामिल होने को लेकर बचाव के मद्देनजर सिर्फ 1 से 7 ब्राह्मणों के बीच इस गंगा आरती को सूक्ष्म रूप से कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 30 मार्च तक के लिए दिया गया है। स्थिति देखने के बाद आगे चीजें डिसाइड की जाएंगी। वाराणसी के इन दोनों आयोजनों में प्रत्येक दिन हजारों पर्यटक और स्थानीय शामिल होते हैं और इसी वजह से इन्हें रोकने का आदेश दिया गया है ताकि कोरोना के संक्रमण से सभी को बचाया जा सके। वाराणसी से रवि मिश्रा की रिपोर्ट। तो असर हर तरफ कोरोना का नजर आ रहा है। हमारी वो राष्ट्रीय धरोहर जहां हमेशा पर्यटकों की भारी भरकम भीड़ रहती थी, जो देश की आय का एक बहुत बड़ा साधन हुआ करते थे, वहां भी इन दिनों अगर आप देखेंगे तो सन्नाटा पसरा हुआ है।
जो ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है, जिस ताज पर हमें नाज है, जिस ताज को देखने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ता था, वो ताज आज तन्हा खड़ा है। वजह है देश में पांव पसार चुका कोरोना वायरस। ताज सिटी में तेजी से बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मामलों को देखते हुए प्रशासन ने ताजमहल सहित सभी राष्ट्रीय धरोहरों पर एंट्री बैन कर दी थी और बैन के साथ ही ताज परिसर खाली हो गया। ताज नगरी आगरा में लोगों को कोरोना कर्फ्यू का एहसास होने लगा है। ताजमहल अपने इतिहास में तीसरी बार बंद हुआ है। पहली बार 1971 में भारत पाक जंग में 15 दिन के लिए बंद हुआ था। इसके बाद 1978 की बाढ़ ने ताजमहल को 7 दिन के लिए बंद कराया था और अब कोरोना के कहर ने ताजमहल पर ताला लगवा दिया है। ताज नगरी आगरा में सर्वाधिक 8 मरीज कोरोना के अब तक मिल चुके हैं और इसके वजह से ताजमहल भी बंद है, सारे स्मारक बंद है। लेकिन कोरोना का जो कर्फ्यू है वो एक तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये ताजमहल का पूर्वी गेट है और यहाँ ऐसा सन्नाटा तीसरी बार देखा गया है इस ताजमहल के इतिहास में। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी तब 15 दिन के लिए ताजमहल बंद किया गया था। इसके बाद 1978 में जब बाढ़ आई थी भयानक, तो उसमें 7 दिनों के लिए ताजमहल बंद किया गया था और अब 31 मार्च तक के लिए बंद हुआ है ताजमहल कोरोना के कारण। चूंकि जागरूकता और बचाव ही सबसे बड़ा तरीका है कोरोना से बचने का, तो ऐसे में ताजमहल के गेट के आसपास की जो दुकानें हैं उनके भी शटर गिर चुके हैं और पूरी तरह से सन्नाटा है। ऐसा सन्नाटा 49 साल के बाद ताज के शहर आगरा में नजर आया है। कोरोना के चलते देश के तमाम हेरिटेज स्थलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी अगर ज्यादा दिन बंद रहे तो आगरा की अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है, क्योंकि आगरा की आधी आबादी ताजमहल से ही रोजी पाती है। यहाँ हर साल करीब 90 लाख सैलानी आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और उसी दिशा में संस्कृति मंत्रालय ने ये जो कदम उठाया है उसका नतीजा है कि ताज के शहर में ताजमहल के रास्ते में कोरोना का कर्फ्यू है, लेकिन यह जरूरी भी है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। वहीं नोएडा में कोरोना को लेकर एक मंदिर प्रबंधन ने एक अनोखा फैसला लिया है, तो उन्होंने यह श्रद्धालुओं से आग्रह किया है वो भगवान को फल, फूल और प्रसाद न चढ़ाएं। कोरोना वायरस ने भगवान और भक्तों के बीच बड़ी दूरी पैदा कर दी है। इसी बीच नोएडा के सेक्टर 19 स्थित सनातन धर्म मंदिर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मंदिर आने वाले भक्तों को न तिलक लगाया जाएगा, न ही चरणामृत और प्रसाद दिया जाएगा। साथ ही भक्तों के प्रसाद चढ़ाने पर भी रोक है। सभी का एक विचार हुआ कि मंदिर में आने वाले भक्त को तिलक न लगाया जाए, चरणामृत न दिया जाए, प्रसाद न दिया जाए और उस भक्त से भी कहा जाए कि आप प्रसाद और कोई फूल ना लेके आएं। अगर लाए हैं तो आप दूर से ही अपने हाथ से ही भगवान को दिखा के उसको ले जाएं। इतना ही नहीं, सामूहिक दुर्गा सप्तशती पाठ और नवमी के दिन होने वाले भंडारे को भी रद्द कर दिया गया है। भक्तों से आग्रह किया जा रहा है कि वो भगवान को प्रसाद और फूल न चढ़ाएं। एक दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं सभी लोग बैठ के, लगभग उसमें काफी लोग बैठते हैं, उसको भी इस बार के लिए हमने स्थगित कर दिया है कि हम इस बार जो सारे इकट्ठे बैठ के दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं उसको अवॉइड कर दिया है। नवमी वाले दिन हम भंडारा करते हैं जिसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इस बार भीड़ को और इसको सबको देखते हुए और इस कोरोना की वजह से हमने उस भंडारे को भी इस बार निरस्त कर दिया है। कोरोना को लेकर नोएडा में जिस तरह से संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में ये कदम बेहद जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है, भक्त हैं तो भगवान हैं। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से पवन गौड़ की रिपोर्ट। तो कोरोना से निपटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम साफ सफाई रखें, लेकिन देवरिया जिले का आपको हाल दिखाते हैं, जहां मलेरिया विभाग खुद गंदगी में डूबा हुआ है। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। भगवान न करे आपको देवरिया के मलेरिया विभाग जाना पड़े। अगर जाएं तो मुंह पर रुमाल रखकर ही जाइएगा। यहाँ चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है।
आप जिधर जाएंगे गंदगी आपका स्वागत करेगी। इस लैब को देखिए, ऐसा हाईटेक लैब आपने शायद ही देखा होगा कि बगैर गेट का ताला खोले ही जांच हो जाती है। लगता है कई महीनों से ये नहीं खुला है। चारों तरफ डस्ट ही डस्ट है। आप तो जानते ही हैं कि अफसरों के पास बहानों की लंबी फहरिस्त होती है। जब उनसे गंदगी के बारे में बात की गई तो सारा ठीकरा नगर पालिका के सफाई कर्मियों पर फोड़ दिया गया। साथ ही मैन पावर कम होने का रोना भी रोने लगे। हम लोग खुद अपने हिसाब से ही साफ सफाई करते हैं। हमारे पास फील्ड वर्कर भी नहीं है, जो भी करना रहता है हम लोग को खुद करना रहेगा। और चूंकि आसपास पड़ोस में जो भी गंदगी होती है, तो बारिश अभी हाल में ही बारिश हुआ था, तो उसी हिसाब से मिट्टी है तो थोड़ा कीचड़ हो गया है। उसकी साफ सफाई अभी हम नगर पालिका से कह के करवा लेंगे। सफाई निरीक्षक अधिशासी अधिकारी के अंडर में काम करते हैं, वही जो है उनके कर्मचारी लोग काम करते हैं, क्योंकि मैन पावर का हमारे यहाँ काफी अभाव है। उधर विभाग की कर्मियों पर पर्दा डालने में जुटे सीएमओ का दावा है कि विभाग में समय समय पर सफाई भी करवाई जाती है। अब उन्हें कौन समझाए कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। काम होता है तो थोड़ी गंदगी होती है, उसकी सफाई रेगुलर होती रहती है। हो सकता है कभी आप गए हो ऐसा मिला हो, लेकिन मैं बोलूँगा उसको वो लोग साफ करेंगे, अच्छा रहेगा। साफ सफाई काफी जरूरी है अभी कोरोना के माहौल में तो और ज्यादा, क्योंकि जरा सी लापरवाही हजारों जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। लेकिन अफसोस कि यहाँ मलेरिया विभाग ही घातक बीमारियों को दावत दे रहा है। उमाशंकर भट्ट, न्यूज़ 18 देवरिया। और इस वक्त उन्नाव से खबर आ रही, जहां की खन्ना फैक्ट्री में संदिग्ध हालात में आग लग गई है और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। ये फैक्ट्री कोतवाली उन्नाव के अक्रमपुर क्षेत्र में है और प्लास्टिक के उत्पाद बनाती है, जिसके चलते आग बहुत तेजी से लगी। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो उन्नाव के खन्ना फैक्ट्री की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो प्लास्टिक का सामान बनाती थी फैक्ट्री, जहां प्लास्टिक का सामान बनता था, यहां भीषण आग लगी और देखते ही देखते जो भी प्लास्टिक का सामान इस फैक्ट्री के अंदर था, बना अधबना सब कुछ इस आग में जलकर स्वाहा हो रहा है। फिलहाल दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग को बुझाने के काम में लगी हुई हैं। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये कोतवाली उन्नाव के अक्रमपुर क्षेत्र की है, जहां खन्ना फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।